जय हिंद। आज की कहानी अलग है, अनूठी है, हैरत अंगेज है। शौर्य टेल्स में मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कुछ अनसुनी कहानियां लेकर आऊं, और उस पैरामीटर में आज की कहानी एकदम सटीक साबित होती है। यह कहानी है एक ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन की जिसकी जानकारी उस समय भी बहुत कम लोगों को थी, और 1971 की लड़ाई के 50 सालों के बाद भी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज की इस हैरत अंगेज कहानी के बारे में जानते हैं। दिस इज अबाउट ऑपरेशन जैकपॉट। दिस इज द कोवर्ट ऑपरेशन conducted by Department of Naval Intelligence and Bangladesh government in exile much before the conduct of 1971 Indo-Pak War। यानी लड़ाई शुरू होने के भी 1971 की लड़ाई शुरू होने के पहले से ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। जय हिंद। आई एम कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी एंड वेलकम टू शौर्य टेल्स गोल्ड सीरीज। आप सबको पता है कि गोल्ड सीरीज में मैं आपको वो कहानियां सुनाती हूं जो 1971 वॉर की गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करती है। और आज की कहानी 1971 इंडो पाक वॉर फॉट फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के एक ऐसे अनसुने पहलू के बारे में है जिसे सुनकर मुझे तो बहुत गर्व होता है और मुझे यकीन है कि आप सबको भी बहुत गर्व होगा। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन यह कहानी शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड देती हूं। 1971 मार्च की बात है। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, जी हां, उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। तो मार्च 1971 में पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर एक जेनोसाइड शुरू किया। दे नेम्ड इट ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें उन्होंने ढूंढ ढूंढ के बांग्लादेशी नेशनलिस्ट्स को मारा। 3 लाख से 30 लाख से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया गया। Lakhs of women were raped, millions of children were rendered orphans, and millions of Bangladeshis spilled over to the neighboring country India as refugees। बांग्लादेशियों ने इसका मुकाबला किया और एक कैडर बनाया, नाम दिया मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी अपने देश के लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे। उनके नेता मुजीबुर रहमान को कैदी बनाकर पाकिस्तान की जेल में रखा गया। वो उनकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। देयर वॉज अ सिविल वॉर इन बांग्लादेश। जनरल टिक्का खान अनलीश्ड अ रीन ऑफ टेरर। कत्लेआम मच गया। पाकिस्तानियों ने कई बांग्लादेशियों को खदेड़ते हुए हमारे देश की सीमा के उस पार कर दिया। They also rendered many cadres, thousands of the cadres of Mukti Vahini as the refugees, and tried to show the world that everything is normal in East Pakistan। इस समय भारत में कई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी went across the globe asking for international support for East Pakistan, requesting international community to make Pakistan stop this genocide। लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। And now this was the time to take matters in our own hands। हमारे देश में बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन एग्जाइल वर्क कर रही थी। हमारे पास मुक्ति वाहिनी के कैडर्स थे and they were looking at us for support। लड़ाई शुरू होने के भी पहले एडमिरल सरदारीलाल मथुरादास नंदा के दिमाग में एक विचार आया। डिपार्टमेंट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस वर्कड अलोंग विद बांग्लादेश गवर्नमेंट इन एक्साइल, और उन्होंने सी रूट के जरिए पाकिस्तान को मात देने की कोशिश करी। अच्छा, यहां पे आपको थोड़ा सा एक ज्योग्राफिकल रेफरेंस दूंगी। 1971 की बात है।
पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। वेस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान आने के दो रास्ते थे। या तो बाय एयर आया जाए, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने सारे रास्ते बंद कर रखे थे। वी डिड नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ एयर ट्रैवल टू टेक बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। दूसरा रास्ता जो पाकिस्तान के लिए ओपन था वो था सी रूट। सो पाकिस्तान से अरेबियन सी, इंडियन ओशन और फिर बे ऑफ बंगाल, यही रास्ता लेकर किसी भी तरीके की रसद, पानी, एम्युनिशन, सोल्जर्स, कोई भी तरीके का सप्लाई बांग्लादेश पहुंच सकता था। इसलिए यदि हम सी रूट को ब्लॉक कर देते, यदि हम कॉमर्स क्राइसिस कर देते, तो फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम अफेक्ट होता और बांग्लादेश को, जिसे उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वहां पाकिस्तान को सस्टेन करना अपने आप को मुश्किल हो जाता। सो अ प्लान टुक बर्थ in the mind of Admiral Nanda. Yes, the same Admiral Nanda who bombed Karachi on 3rd and 4th December 1971. जिन्होंने पाकिस्तान नेवी के घुटने टिकवा दिए। लेकिन बाकी कहानियां किसी और दिन। आज की कहानी है ऑपरेशन जैकपॉट की। तो यह प्लान किया गया कि मुक्ति वाहिनी के जो ये कैडर्स हमारे पास हैं, इन्हें ट्रेन किया जाए, इन्हें नेवल कमांडोज के तौर पर ट्रेनिंग दी जाए और फिर इन्हें बांग्लादेश के सी रूट्स को डिसरप्ट करने के लिए भेजें। क्योंकि उस समय तक लड़ाई छिड़ी नहीं थी, इसलिए हमारी जो इंडियन नेवी थी उसके ऑफिसर्स इन नेवल कमांडोज के साथ बांग्लादेश के अंदर एंटर नहीं कर सकते थे। तो हमें जरूरत थी अब कुछ ऐसे लीडर्स की जो इन बांग्लादेशी बॉयज को, इन बांग्लादेशी नेवल कमांडोज को लेकर ऑपरेशंस को अंजाम देते पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। एंड जस्ट एट दिस टाइम एन इंसिडेंट हैपेंड इन फ्रांस, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इस पूरे ऑपरेशन जैकपॉट से था। फ्रांस में एक सबमरीन जिसका नाम था मैंग्रोव, वो पाकिस्तान को लोन पे दी जा रही थी और उसकी ट्रेनिंग के लिए कुछ पाकिस्तानी सबमरीनर्स फ्रांस में थे। इसमें से 9 सबमरीनर्स ऐसे थे जो ईस्ट पाकिस्तान को बिलोंग करते थे। ट्रेनिंग बढ़िया चल रही थी, लेकिन जब बांग्लादेश के ऊपर जेनोसाइड शुरू हुआ तो इन सबमरीनर्स को अपने देश के प्रति, अपने देश का साथ देने के लिए देवर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ एंड दे डिसाइडेड दैट वी विल डिफेक्ट फ्रॉम हियर। हम यहां से भाग के जाएंगे और अपने देश की रक्षा के लिए जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। नाउ वी विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी। लेकिन करें तो क्या करें? तो एक प्लान हैच हुआ कि ये सबमरीन लेकर जाते हैं एंड वी विल गो फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया इन दिस सबमरीन। लेकिन ये बड़ा ही एक एम्बिशियस प्लान था जो सक्सेसफुल नहीं हो सकता था बिकॉज इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल। सो दे डिसाइडेड दैट वी विल गो टू इंडियन एम्बेसी इन जेनीवा और वहां हम मदद मांगेंगे इंडियन एम्बेसी से। तो ये 9 सबमरीनर्स रात के अंधेरे में किसी तरीके से फ्रांस से निकले, टूरोन नाम की जगह से, और जेनीवा की ओर आगे बढ़े। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इसकी खबर लगी और उन्होंने अपने डिटेक्टिव्स, अपने स्पाइज इनके पीछे लगा दिए। जीवन और मौत का प्रश्न था। किसी तरीके से बचते बचाते अलग अलग रास्तों से ये 9 सबमरीनर्स जैसे ही जेनीवा एम्बेसी पहुंच रहे थे, पाकिस्तान के स्पाइस ने इन पर हमला कर दिया। एक सबमरीनर मारा गया। लेकिन फिर भी ये 8 सबमरीनर्स, बांग्लादेश के ये जाबाज सबमरीनर्स, इंडियन एम्बेसी पहुंचे। इंडियन एम्बेसी इन जेनीवा सेंट देम अंडर अ गार्ब ऑफ सीक्रेसी टू इंडिया। यहां आते ही इनकी नेवल ट्रेनिंग शुरू हुई। हमें पिलर्स चाहिए थे, ऐसे लड़के चाहिए थे जो इन 450 नेवल कमांडोज को लीड करें और अपने देश के अंदर लेकर जाएं। ट्रेनिंग के लिए जगह चुनी गई पलासी।
नाम दिया गया कैंप 2 पलासी। ये वही पलासी है जहां 1757 में अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुई थी। ये वही हिस्टोरिक एपिक बैटल ग्राउंड था जहां किसी समय इतिहास बना था और आज फिर से एक इतिहास रचने जा रहा था। दिस वॉज अ परफेक्ट प्लेस फॉर ट्रेनिंग। बगल से एक नदी गुजरती थी जो ना तो बहुत तेज थी ना बहुत धीरे उसका भाव था। इट वॉज जस्ट राइट फॉर ट्रेनिंग। और 8 सबमरीनर्स और 450 बांग्लादेशी लड़कों की ट्रेनिंग शुरू हुई। दे वर ट्रेन्ड इन स्विमिंग, नाइट स्विमिंग, अंडर वाटर डिमोलिशन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, नेविगेशन, सर्वाइवल ट्रेनिंग। इन्हें खाने के लिए बहुत बढ़िया राशन दिया गया जिससे कि इनका शरीर मजबूत हो सके। और फिर जुलाई 1971 ये कमांडोज सुसाइडल मिशन के लिए तैयार थे। सुसाइडल मिशन क्यों? क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से अंडर वाटर आप इस माइन को लेकर जाएंगे। माइन शरीर पर बांधी जाएगी, एक माइन हर कमांडो के शरीर पर बंधेगी और वो स्विमिंग करते हुए जाएंगे और जो मर्चेंट नेवी के शिप्स हैं उनमें ये माइन अटैच करेंगे। माइन का धमाका होगा और उसके साथ ही शिप उड़ जाएगा। और जब इस तरीके की घटनाएं चैनल्स पे होंगी जहां पोर्ट्स उड़ाए जाएंगे तो धीरे धीरे करके एक कॉमर्स क्राइसिस क्रिएट होगा विच इज गोइंग टू हेल्प बांग्लादेश इन लॉन्ग रन। लेकिन एडमिरल नंदा ने एक इतने पते की बात बोली विच कैन ओनली बी स्पोकन बाय अ ट्रू सीमैन। उन्होंने कहा कि जिस समय ये लड़ाकू शिप्स को माइन करेंगे और शिप्स को ध्वस्त करेंगे तो उन्हें उस रस्से को भी काटना है या उस रस्से को भी उड़ा देना है जो उस शिप को पोर्ट से बांधता है। देखिए, हर शिप जो है वो पोर्ट से एक रस्सी से बंधा होता है। अच्छा, रस्सी बांधने की जरूरत क्यों होती है? जिससे कि शिप सिक्योर्ड रहे। और रस्सी उड़ाने की जरूरत क्यों थी? कि जब इस शिप में हम माइन लगाएंगे और इसमें डैमेज होगा तो ये सिंक होगा, ये डूबेगा। जब इसकी रस्सी कट जाएगी तो ये समुद्र की तह में पहुंचेगा। और बांग्लादेश में जब टाइड आएगा, सी पोर्ट पे जब टाइड आएगा तो ये शिप्स हॉरिजॉन्टली सिंक करेंगे एंड इट विल डैमेज द पोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिससे कि एक शिप के भी ध्वस्त होने से हम उस पोर्ट को बहुत लंबे समय तक आउट ऑफ एक्शन कर सकते हैं। इट वॉज अ वंडरफुल इंस्ट्रक्शन एंड नाउ द कमांडोज वर ट्रेन्ड हाउ टू माइन द शिप, हाउ टू डिस्ट्रॉय द शिप, हाउ टू डिस्ट्रॉय एंड डैमेज एंड कट द केबल। दिन चुना गया 15 अगस्त 1971 जब ऑपरेशन जैकपॉट एग्जीक्यूट किया जाएगा। 1 अगस्त 1971 नेवल कमांडोज के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए एंड दे पेनिट्रेटेड इनसाइड बांग्लादेश इन अ स्टेल्थ मिशन। पाकिस्तानी रेंजर से बचते हुए, पाकिस्तानी फौज से बचते हुए, जिन्होंने जगह जगह बंकर्स और पोस्ट्स एस्टैब्लिश कर रखी थी, नेवल स्पेशल ग्रुप्स एस्टैब्लिश कर रखे थे, उनसे बचते हुए ये 450 कमांडोज बांग्लादेश के अंदर एंटर हुए। इसमें नेवल कमांडोज थे जिनके पास थी एक माइन जो उनके शरीर पर बंधी होनी थी, एक पेयर फिन जो उनको स्विमिंग करने में आसानी होता और एक कमांडो नाइफ। और इनके साथ एक लैंड सपोर्ट टीम भी थी जिसके पास आर्म्स और एम्यूनिशन थे, जो इन नेवल कमांडोज को सिक्योरिटी के साथ इनके टारगेट तक पहुंचाएगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इस लैंड टीम के पास, इस लैंड सपोर्ट ग्रुप के पास था एक ट्रांजिस्टर रेडियो। हर टीम के पास एक ट्रांजिस्टर रेडियो था। क्यों? ट्रांजिस्टर रेडियो वॉज टू बी यूज्ड फॉर द वार्निंग सिग्नल्स। यह डिसाइड किया गया कि पैदल चलते हुए, छुपते छुपाते जब ये टीम्स बांग्लादेश में अपने टारगेट्स में एंटर करेंगी, जो है मंगोल, चिटागोंग, नारायणगंज,
चांदपुर। तो इन जगहों में पहुंचने के लिए इन्हें 12 दिन दिए गए। पहली तारीख से 12 तारीख तक का दिन था कि जब ये अपने टारगेट्स पर पहुंचते। 13 तारीख का दिन चुना गया जब एक वार्निंग सिग्नल दिया जाएगा, और वो वार्निंग सिग्नल डिसाइड हुआ सुबह 6 बजे कैलकाटा रेडियो स्टेशन बी से एक गाना, एक चिल्ड्रंस सॉन्ग था, बच्चों का एक गीत था, वो बजेगा। दैट विल बी द वार्निंग सिग्नल। इसका मतलब सभी टीम्स को अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंचकर रेडी हो जाना है। 13 तारीख सुबह 6 बजे और रात 8 बजे एक्शन सॉन्ग, एक्शन सिग्नल दिया जाएगा, जिसका मतलब कि नाउ लॉन्च द मिशन। तो इसलिए इस ट्रांजिस्टर रेडियो का इस्तेमाल किया गया टू गिव देम द वार्निंग एंड एक्शन सिग्नल्स। 13 तारीख आई, वार्निंग सिग्नल का गाना बजा, एवरीवन गॉट रेडी, एवरीवन रीच देयर स्टेशंस। लेकिन हर ऑपरेशन की तरह यह बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ। कई जगह पाकिस्तानी रेंजर्स से इनकी भिड़ंत भी हुई, कई जगह इनका ऑपरेशन डिले हुआ, लेकिन ऑन द होल तकरीबन सभी टीम्स तय समय पर अपने अपने लोकेशंस पर पहुंच गई। 14 तारीख का दिन आया, एक्शन सिग्नल बजा और टाइम था 15 अगस्त की सुबह, रात के अंधेरे में। जी हां, इतनी सुबह 1:45, 1:45 सुबह, जब तारे चमक रहे हों, तो ये स्विमर्स, ये कमांडो स्विमर्स चिटागोंग, मंगोल, नारायणगढ़, चांदपुर के पोर्ट से, के एरिया से एंटर करेंगे और वहां खड़े शिप्स को माइंस लगाएंगे। दे विल पुट द चार्जेस, द डिमोलिशन डिवाइसेस ऑन द केबल्स, जिससे कि रस्सा भी कटे और जिससे शिप भी ध्वस्त हो। सुबह 1:45 से 4 बजे तक का समय दिया गया सब टीम्स को अपना अपना काम करने के लिए। एंड देन एट अ सिग्नल ऑल माइंस ब्लास्टेड एट द सेम टाइम। पाकिस्तान के ऊपर यह एक ऐसा हमला था जिसकी उसने सपने में भी कभी कोशिश नहीं की थी, सपने में भी कभी इमेजिन नहीं किया था। And not only Pakistan, the entire world stood up and took notice. 15 अगस्त 1971 का दिन, ऑपरेशन जैकपॉट वॉज सक्सेसफुल। उसके बाद ये कमांडोज ने अगस्त से लेकर नवंबर तक हजारों टन की शिपिंग को समुद्र की गर्त में उतार दिया। और 15 अगस्त के दिन वो जो एक ऑपरेशन जैकपॉट का पहला हमला आया था, हमने हर पोर्ट पर कहीं 7, कहीं 6, कहीं 10, कहीं 15 शिप्स को समुद्र की गर्त में उतारा। वी डिस्ट्रॉयड 45,000 टन्स ऑफ शिपिंग। इंडियन नेवी का यह एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन था जिसके लिए उन्होंने बांग्लादेश के नेवल कमांडोज को तैयार किया, और इन लड़ाकों ने अपने मातृभूमि पर होने वाले उस अत्याचार को, उस जेनोसाइड को, उस ऑपरेशन सर्चलाइट का बदला लिया। यह एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में अभी भी बहुत डिटेल्स बाहर निकलना बाकी हैं। I hope you all enjoyed this story as much as I enjoyed bringing it to you. Shorty Tales में ऐसी ही और कहानियों के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। Bravo Zulu, the brave men of Navy, the brave Mukti Vahini cadres of East Pakistan. जय हिंद की सेना।